प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। 10-11 जनवरी को सोमनाथ की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लेंगे। आज रात 8 बजे ओंकार मंत्र का जाप करेंगे पीएम मोदी। इसके बाद सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो का अवलोकन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर 10 और 11 जनवरी को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो का अवलोकन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। 10 और 11 जनवरी को सोमनाथ की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भी भाग लेंगे। आज रात 8 बजे ओंकार मंत्र का जाप करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद सोमनाथ में ड्रोन शो का अवलोकन करेंगे। जयपुर से खबर है, जहां आज जयपुर दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आरपीएफ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। नव चयनित कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र गृह मंत्री अमित शाह देंगे और इसी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में गृह मंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह जयपुर आएंगे। आरपीएफ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। तो नव चयनित कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र यहां पर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरान गृह मंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोधपुर दौरा। जोधपुर प्रवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित माहेश्वरी समाज के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर दौरे पर है। आपको बता दें कि कल रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। पुष्पगुच्छ देकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह मंत्री का स्वागत किया और रात्रि विश्राम जोधपुर में ही हुआ। और आज जोधपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाग लेंगे। इसके साथ ही मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित माहेश्वरी समाज के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ज्यादा जानकारी के लिए जोधपुर से सहयोगी प्रदीप जोशी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर दौरे पर है, उसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी जोधपुर दौरे पर है, तो आज उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी साक्षी, अवश्य। राजस्थान के केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित प्रदेश के कई मंत्री एवं विधायक जोधपुर शहर में डेरा डाले हुए हैं। वही अगर कार्यक्रम की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय महाअधिवेशन माहेश्वरी समाज का जो महाकुंभ है, उसी को लेकर 3 दिवसीय जोधपुर शहर में आयोजन होना है, जिसमें शहर के भारत के उद्योगपति लगभग अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय लगभग 26 देशों से यहाँ पर वो उद्योगपति पहुंचे हैं जो पूरे एशिया में अपना कार्य करते हैं। और वहीं जो मुख्य रूप से माहेश्वरी समाज का एक जो मैसेज है, मुंह में राम हाथ में काम, इसी संदेश के साथ में जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर जो परिसर बनाया गया है, लगभग 50,000 लोगों की जो आने की संभावना थी, उससे अधिक लोग यहाँ पर पहुंचे हैं माहेश्वरी समाज के। और 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है, जिसमें अमित शाह शिरकत करने वाले हैं। और अमित शाह शिरकत करने के साथ ही लगभग जो कार्यक्रम की अगर बात की जाए, 11:15 बजे अमित शाह पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचेंगे। वहाँ माहेश्वरी समाज का जो महाकुंभ है, अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसमें शिरकत करेंगे। और अगर उद्योगपति की बात करें, राजश्री बिरला वहां पर पहुंची हुई है। वहीं डी मार्ट के उद्योगपति राधाकृष्ण दमानी वहां पर पहुंचे हैं। डिफेंस की मिताली है, वो वहां पर पहुंचे हैं। कई उद्योगपति जाने माने देश के जोधपुर शहर में पहुंचे हैं। और एक कार्यक्रम की अगर बात करें, एक भव्य आयोजन जोधपुर शहर में 3 दिवसीय कार्यक्रम जो 9, 10, 11 को रखा गया है। जी साक्षी। जी प्रदीप, गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर में हैं और कई
नेता, विधायक, मंत्री यहाँ पर मौजूद हो। इसके अलावा कई लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां किस तरीके से की गई है, सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके से तैयारियां वहां पर की गई है? प्रतीक। अवश्य भारत के गृह मंत्री स्वयं यहाँ पर मौजूद है। पुलिस कमिश्नर के अलावा जयपुर से कई आला अधिकारी जोधपुर पहुंच रहे हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी के अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी भी वहां पर लगाई गई है। जो फुट स्टेप है वो काफी हद तक है। उसके अलावा अमित शाह के जो आने का रास्ता है प्रोटीन कॉलेज के नगर निगम के क्षेत्र से अलग सी एक रास्ता अलग कर रखा है और रूट भी काफी डाइवर्ट कर रखे हैं। जी साथी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सभी जोधपुर दौरे पर हैं, जहां आज वे पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सभी भाग लेंगे। बीकानेर से खबर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आज दूसरा दिन है। ऊंटों के विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन इस दौरान किया जाएगा। ऊंट नृत्य, फर कटिंग, साज सज्जा, ऊंट दौड़ का आज आयोजन होगा। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र में आयोजन होगा। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। ऊंट उत्सव के पहले दिन कई प्रतियोगिताएं यहां पर हुई थी। प्रतियोगिताओं में मिस अंकिता मिस मरवन बनी और इसी के साथ ही लखन को मिस्टर बीकानेर का खिताब यहां पर मिला। बीकानेर परंपरा यहां पर पर्यटन की ताकत बनकर आई है। तो आपको बता दें कि कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल ने कल ऊंट उत्सव का यहां पर उद्घाटन किया था, जिसके बाद कई सारी प्रतियोगिताएं कल हुई और आज ऊंट उत्सव का दूसरा दिन है और आज के दिन भी कई सारी प्रतियोगिताएं यहां पर होगी। हवेलियों को लेकर देखिए, ये 3 दिवसीय कैमल फेस्टिवल है और इसमें हेरिटेज वॉक के माध्यम से इसका आगाज हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं, पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। बीकानेर की संस्कृति को लोग जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे और जो जिला प्रशासन इस 3 दिवसीय मेले के बाद जो एक रोड मैप बनाएंगे उसमें इन सारी चीजों का उल्लेख होगा। तो आने वाले समय में बजट में भी कुछ हम इसमें ज्यादा प्रयास कर सकते हैं। कुछ भारत सरकार के कुछ संस्थान हैं, उनसे भी इन कलाकारों को जोड़ सकते हैं। हवेलियों को लेकर के जो हमारे हवेली बचाओ अभियान या हवेली संरक्षित रहनी चाहिए, ये बीकानेर 1000 हवेलियों वाला शहर है, इसकी हवेली पे आंच नहीं आनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आज दूसरा दिन है और कई प्रतियोगिताएं आज इस दौरान बीकानेर में आयोजित होगी। राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में एक बार फिर सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आज न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है, जिससे तापमापी जमाव बिंदु के नजदीक यहां पर पहुंच गई है। अनुमान है कि न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। ठंड का असर ये रहा कि कई इलाकों में औस की बूंदें जमकर बर्फ में तब्दील हो गई। मैदानी क्षेत्रों, घास के मैदानों और घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों की छतों पर हल्की बर्फ की परत साफ नजर आई। वीकेंड की शुरुआत के साथ ही ठंडे और खूबसूरत मौसम का आनंद लेने सैलानी बड़ी संख्या में माउंट आबू पहुंचने लगे हैं। सड़कों पर पर्यटकों की चहल पहल बढ़ गई है। नक्की झील, सनसेट पॉइंट सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सैलानी कड़ाके की ठंड के बीच गर्म चाय की चुस्कियों का आनंद लेते नजर आए। ठंड बढ़ने से पर्यटन गतिविधियों में भी रौनक यहां पर देखने को मिल रही है। प्रदेश में जहां शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है, जयपुर, अलवर, भरतपुर कहें या प्रदेश के अन्य इलाकों में कहें तो कोहरे की मार जहां देखने को मिल रही है, वहां उलट माउंट आबू का मौसम हालांकि -2 है। पूरा पोलो ग्राउंड बर्फ़ की चादर में लिपटा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मौसम सुहाना हुआ है और विजिबिलिटी एकदम क्लियर दिख रही है। मेरे सहयोगी कमल दिखाएंगे, पीछे दूर तक जो विजिबिलिटी है वो एकदम क्लियर दिख रही है। वहीं जो मैदानी इलाका है वो पूरा बर्फ़ की चादर से ढका हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में हम उपस्थित हैं पोलो ग्राउंड पर, जहाँ कुछ खिलाड़ी सुबह सुबह अपनी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग फुटबॉल से प्रेम रखते हैं, क्योंकि माउंट आबू फुटबॉल का हब रहा है,
तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वो लोग यहाँ अपना जुनून देखते हुए -2 जैसे टेम्परेचर में भी आते हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करें, भैया कैसा मौसम है और कैसे एंजॉय कर रहे हैं? देखो मौसम माउंट का एकदम शानदार है, -2 है टेम्परेचर, फिर भी एकदम खुला हुआ है मौसम और खेलने के लिए बिल्कुल अनुकूल है। विजिबिलिटी एकदम प्योर है, एकदम दूर तक दिखता है, क्रिस्प धूप है। पूरे मैदानी इलाकों में गाड़ी की छतों पे बर्फ वगैरह जैसे जमती है, तो पर्यटन के हिसाब से इसको कैसे देखते हैं आप? देखो जिसको आप बर्फ़ देखने के लिए, ठंड महसूस करने के लिए दूर जाते हैं, आप नॉर्थ में जाते हैं, दूर नॉर्थ में जाते हैं, शिमला मनाली जाते हैं और गुजरात के बिल्कुल पास पड़ता है माउंट आबू, तो मेरे हिसाब से पर्यटन के लिहाज से ये बहुत बढ़िया है कि अगर आप वहाँ से इतना दूर जाते हैं तो माउंट आबू आइए। सर्दी का आनंद वहाँ से ही बराबर एट पार सर्दी माउंट में पड़ती है, तो आप आइए, इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं, माउंट आबू आइए आप और पर्यटन का मज़ा लीजिए। तो कहा जा सकता है कि सर्दी के मौसम में जहाँ आमजन के लिए परेशानी का सबब है, लेकिन जो जुनूनी लोग हैं वो यहाँ पर खेल मैदान में सुबह 6 बजे से डटे हुए हैं। और पर्यटन भी, क्योंकि वीकेंड है, जैसे जैसे सूर्योदय होगा वैसे वैसे गुलाबी सर्दी का एहसास होगा, और इसी एहसास को लेने के लिए पर्यटक भी यहाँ पर आपको अन्य जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पर घूमते हुए दिखाई देंगे। सहयोगी कमल के साथ दीपक त्रिपाठी, सच बेधड़क, माउंट आबू। और अब दौसा से खबर है, जहां दौसा के सेंट्रल थाना क्षेत्र में वन्यजीव तस्करों के गंभीर और बेखौफ करतूत सामने आई है। बाणगंगा नदी के समीप मालपुरिया गांव के पास अज्ञात बदमाशों ने नीलगाय पर फायरिंग कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी अपनी गाड़ी घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो चुके थे। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की और घायल नीलगाय को उपचार के लिए दौसा पशु चिकित्सालय लाया गया, जहां इलाज के दौरान गाय की मौत हो गई। मृतक नीलगाय को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जबकि मौके से बरामद वाहन को कब्जे में लेकर उसकी जांच की जा रही है। पुलिस और वन विभाग की टीमें आरोपियों की पहचान में जुटी हुई हैं और प्रारंभिक जांच में वन्य जीव तस्करी की आशंका यहां पर बताई जा रही है। तो दौसा से खबर है, जहां सेंट्रल थाना क्षेत्र में नीलगाय पर फायरिंग का मामला सामने आया है। जयपुर में देर रात ड्रंक एंड ड्राइव के बाद हिट एंड रन का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पत्रकार कॉलोनी में तेज रफ्तार ओडी कार ने सर्विस लाइन पर लगे फूड स्टॉल्स और ढाबे पर टक्कर मारते हुए वहां मौजूद 16 दुकानदारों और ग्राहकों को कुचल दिया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गए। कुछ लोगों को शुरुआती इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि बाकी घायलों का इलाज शहर के अलग अलग अस्पतालों में लगातार जारी है। सूचना मिलने पर देर रात डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, गृह राज्य मंत्री जमाल सिंह बेडम समेत जनप्रतिनिधि घायलों से मिलने पहुंचे। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने सांगानेर की पत्रकार कॉलोनी में घटनास्थल पर जाकर पुलिस से हादसे की पूरी जानकारी ली। साथ ही सरकार के मंत्रियों ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच करवाने की बात कही है। फोन आया और बोला तुरंत जाओ और रिपोर्ट दी जाए, और एक डेथ हुई है, एक थोड़ा सा क्रिटिकल है, अति क्रिटिकल नहीं है, और बाकी सब भर्ती है। 3 अस्पतालों में सब उपचार हो रहा है, सब मिल के आ गए। पुलिस भी इसके अंदर पूरी रिपोर्ट दे रही है कि गाड़ी किसकी थी, क्या स्पीड थी, रैश कौन चला, गाड़ी कौन चला रहा था, ये पुलिस से जब मालूम पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक चिकित्सा विभाग है, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जिस तरीके से इनका उपचार किया जा रहा है, और सीटी स्कैन और वगैरह जितने भी स्कैन कर रहे हैं। गाड़ी में 4 लोग सवार थे, गाड़ी बाहर के नंबर की, और वो चारों आदमियों की पहचान भी कर ली गई है। 2 चूरू के हैं और 2 रैनवाल के साइड के हैं, एक को गिरफ्तार भी कर लिया है। उसे हादसे में कैजुअलिटी एक हुई है, बाकी 5 ESCC में भर्ती है, मैं देख के आया हूँ, जहाँ पे उनका इलाज हो रहा है और बिल्कुल सही स्थिति में रिकवर हो रही है। और 2 है जयपुरिया में है, जयपुरिया वाले को देख के, एक के फ्रैक्चर है, एक बिल्कुल नॉर्मल कुछ है, बिल्कुल नॉर्मल। अभी कंडीशंस ठीक है? हाँ बिल्कुल कंडीशन ठीक है। और यहाँ अब जब SMS और अब बिलाड़ा से बड़ी खबर है, जहां बिलाड़ा में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। खून से लथपथ युवक का शव यहां पर मिला है।
उचियाडा में 3 वर्ष से किराए के मकान में रहते हुए चांदी गढ़ाई का कार्य ये युवक करता था। मृतक की पहचान कैलाश पुत्र जीवन राम निवासी झाट के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही थानाधिकारी सवाई सिंह भाटिया में टीम मौके पर पहुंचे। घटना स्थल पर बने पद चिन्हों को पुलिस ने सुरक्षित कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सालय भेजा और आज स्पेशल टीम साक्ष्य जुटाएगी। शव बुलाड़ा की मोर्चरी में रखवाया गया है। और अब बीकानेर से खबर है, जहां मादक पदार्थ पर बड़ी कार्रवाई की है। व्यास कॉलोनी थाना पुलिस को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। 14 ग्राम एमडी और 1.5 लाख रुपए के साथ निर्मा बिश्नोई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लंबे समय से मादक पदार्थ बिक्री की शिकायत की थी। आईजी हेमंत शर्मा और एसपी काविंद्र सागर के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया है। तो बीकानेर से खबर, व्यास कॉलोनी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध मादक पदार्थ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 14 ग्राम एमडी और 1.5 लाख रुपए सामान के साथ पदार्थ के साथ निर्मा बिश्नोई को पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार किया है। और अब बीकानेर से खबर है, जहां आईजी की स्पेशल टीम की कार्रवाई सामने आई है। मादक पदार्थ पर 2 अलग अलग कार्रवाई की गई है। डोडा पोस्ट और अफीम सहित 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहली कार्रवाई महाजन थाना क्षेत्र में हुई, जहां 20 किलो 15 ग्राम डोडा पोस्ट सहित एक कार को जब्त किया गया। आरोपी जगतार सिंह और मलकित सिंह निवासी सिरसा को गिरफ्तार यहां पर किया गया है। दूसरी कार्रवाई लूणकरणसर थाना क्षेत्र में हुई, जहां 1 किलो 930 ग्राम अफीम सहित कार यहां पर जब्त की गई है। आरोपी वीरेंद्र सिंह निवासी पंजाब को पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार किया है। विराटनगर में जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर एक रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जयपुर से दिल्ली जा रही ये बस पावटा कस्बे के में सीएससी के करीब 1 किलोमीटर पहले बने कोहरे के कारण सड़क किनारे टायर फटने से खड़ी एक पिकअप से टकरा गई, जिससे बस डिवाइडर पर चढ़कर रुक गई। इस हादसे में बस सवार 25 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया है। उपजिला अस्पताल पावटा में सभी को भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों ने रोडवेज बस के चालक किरण सहित 3 घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जयपुर रेफर कर दिया है, जबकि अन्य घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर से दिल्ली जाने वाली बस थी, जो यहाँ अपने पावटा के पास कोई पिकअप खड़ी हुई थी। दिल्ली में जैसे दिख नहीं पाई और वो टकरा गई, तो कुछ सवारियाँ। धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में कचरा संग्रहण स्थल और खुले में पड़े अपशिष्ट पदार्थ अब आमजन और श्रद्धालुओं के लिए गंभीर समस्या बनते जा रहे हैं। चारों ओर फैली गंदगी और दुर्गंध से लोगों का जनजीवन यहां पर प्रभावित हो रहा है। वहीं संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात से परेशान स्थानीय लोग बीते दिनों से धरने पर बैठे हैं। 3 दिन से यहां पर लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई यहां पर नजर नहीं आई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कचरा संग्रह स्थल से नियमित रूप से कचरा नहीं उठाया जा रहा, जिससे सड़कों और आसपास के इलाकों में गंदगी फैल गई है। दुर्गंध के कारण दुकानदारों, राहगीरों और श्रद्धालुओं को भारी परेशानी यहां पर झेलनी पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो कचरा हटाया गया और न ही सफाई व्यवस्था में सुधार किया गया है। धरने पर बैठे लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कचरा संग्रह स्थल को हटाने या कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। अब इससे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन कब जागेगा और कब आमजन और श्रद्धालुओं को इस समस्या से यहाँ पर राहत मिल सकेगी। आज जिस प्रकार से धरने का 3रा दिन है, अभी नगर पालिका से ईओ प्रशासन और उनके सहयोगी साथी कर्मचारी आए थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमें मंदिर कमेटी से हमारी बातचीत चल रही है और मंदिर कमेटी हमें लिखित में दे देगी तो हम आपको लिखित में दे करके इस बड़ी समस्या का एक जल्दी समाधान करने की ओर अग्रसर है। और बाकी हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं उनसे भी यहाँ के धरने पे बैठे लोगों ने, समर्थक लोगों ने काफी बातचीत की है और वो भी यहाँ कल आकर के अपना इस समस्या से अवगत होकर के और वो भी हमें आश्वासन देने के लिए कल यहाँ 1 बजे पहुँच रहे हैं। ये काफ़ी पिछले 10 साल से यहाँ पे ये समस्या बनी हुई है और इससे
खाटू श्याम जी जो है नगर पालिका जो है वो 4th श्रेणी की है, तो उसके हिसाब से कचरा कम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दर्शनार्थी काफ़ी संख्या में आते हैं, पर डे जो है 50,000 से 1 लाख आते हैं, तो एक बड़ी मात्रा में कचरा रोज जनरेट होता है। तो अभी नगर पालिका और मंदिर कमेटी के सहयोग से हम इसका परमानेंट निस्तारण कर रहे हैं। यहाँ पे SWTP जो प्लांट है हमारा, उसको जल्दी शुरू करवा करके। कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों सहित लगातार कोहरे का सितम यहां पर जारी है। नए साल की शुरुआत से मौसम के मिजाज में आए बदलाव के बाद गांव और शहर घने कोहरे की चपेट में नजर आए। हालात ऐसे रहे कि सुबह 9:30 बजे तक भी कोहरा पूरी तरह से नहीं हटा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद यहां पर कम हो गई, जिसका सीधा असर यातायात पर देखने को मिला। मेगा हाईवे और स्टेट हाईवे पर वाहन काफी धीमी से गति से चलते यहां पर नजर आए हैं। वहीं मुख्य चौराहों पर भी आमजन की आवाजाही कम हो गई। लगातार बने कोहरे के चलते लोग सतर्कता के साथ सफर करने को मजबूर